everyone, welcome back to this video series where we were discussing NIOS course number 504 जहाँ पर हम लोग डिटेल्ड मैनर में कंप्लीट पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेस एंड मेथडोलॉजीज ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, जो कि है यूनिट नंबर 4। तो ये जो यूनिट नंबर 4 है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द टीचिंग एस्पिरेंट्स। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द मेथड्स सच एज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, प्रोजेक्ट मेथड्स एंड एनालिटिक एंड सिंथेटिक मेथड्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो पूरा आप सीरियसली फॉलो करें इस वीडियो को। और जो इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें ये यूनिट पूरी कवर हो जाएगी। सो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। लर्नर एंड लर्निंग सेंटर्ड मेथोडोलॉजीज एट एलिमेंट्री लेवल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द मेथड्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग मैथमेटिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लर्निंग सेंटर्ड अप्रोचेस और जो भी बचेगा वो सब हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले, जैसे आप सबको पता है कि मैथमेटिक्स को बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट के तौर पे देखा जाता है और एक सिंगल टेक्स्ट बुक पर रिलाई करने की वजह से बच्चे रोट लर्निंग का सहारा लेने लगते हैं। जो हमारा सिस्टम है मैथमेटिक्स को पढ़ाने का, तो वो रोट लर्निंग पर आधारित हो चुका है। बच्चों को फॉर्मूलाज रटाए जाते हैं, मेथड्स रटाए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराई जाती है, अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये जो ड्रॉबैक है ये बच्चों का नहीं है, ये टीचर्स का है, क्योंकि टीचर्स उनके प्रायर नॉलेज को कंसीडर नहीं करते, उनको उनके इंटरेस्ट को समझते नहीं, उनकी लर्निंग नीड्स पर ध्यान नहीं देते हैं और उनकी लर्निंग स्टाइल्स के बारे में उन्हें पता नहीं होता है। इस वजह से रोट लर्निंग का जो है प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है मैथमेटिक्स के अंदर। अब इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द लर्नर सेंटर्ड एंड लर्निंग सेंटर्ड मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग मैथमेटिक्स। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि इस यूनिट को पढ़ने के लिए 7 आवर्स चाहिए आपको, बट यहाँ इन वीडियो सीरीज़ में आपको 7 आवर्स देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही शॉर्ट में ये पूरा का पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। नाउ अब अगर हम मेथड्स की बात करें तो मेथड होता क्या है, एक प्रॉपर सीक्वेंस जो होता है पढ़ाने का उसको ही मेथड बोला जाता है। सबसे जो पहला मेथड है वो है इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड क्या है, हमने अर्लियर भी डिस्कस किया था। तो इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड हमेशा जो है, अगर बेस्ट रिजल्ट आपको चाहिए तो दोनों को साथ में अप्लाई करवाना चाहिए आपको। तो इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, हम लोग कुछ एक मीन्स चीज़ों के थ्रू, कुछ एक सिचुएशंस के थ्रू एक जनरलाइज्ड फार्मूला निकाल लेते हैं। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर होगा ये वाला, जैसे कि पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे हम पावर्स के थ्रू एक जनरलाइज फार्मूला निकाल लेते हैं। तो सिमिलरली ये वही चीज़ यहाँ पर दी हुई है, a की पावर 2 इंटू a की पावर 3 हो जाता है आपका a की पावर 5, जिसका मतलब है a की पावर 2 प्लस 3। सिमिलरली इस तरह से हम जनरलाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तो ये हो गया आपका इंडक्टिव मेथड। अब डिडक्टिव मेथड में क्या करेंगे, आपके पास ये फॉर्मूला रहेगा और आप इस फॉर्मूला में डायरेक्टली जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट करके आप अपना आंसर निकाल देंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है a की पावर 2 इंटू a की पावर 10। अब आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो आपको ये फॉर्मूला पता है और आपने सीधे सीधे अपना रिजल्ट निकाल दिया। आपको जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव के बारे में, तो इंडक्टिव जैसे कि आपको पता है कि आप जो है जनरलाइज करते हैं, इस मेथड में आप चीज़ों को जनरलाइज कर लेते हैं। और डिडक्टिव की अगर हम बात करें तो डिडक्टिव में क्या होता है कि आप जनरल रूल से स्पेसिफिक इंस्टेंसेस पे जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट रूल से कॉन्क्रीट इंस्टेंसेस पे जाते हैं। तो डिडक्टिव अप्रोच में क्या होता है, पहले क्लियरली रिकग्नाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम होती है, क्या प्रॉब्लम उसको आप रिकग्नाइज करते हैं, फिर एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस को ढूंढते हैं, उसके बाद में आप एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, रेलेवेंट फार्मूला को चूज़ करते हैं जो फार्मूला आपको लगाना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद में आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद में अपने रिजल्ट को वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, आप सबको ही पता होगी, आपने मैथ्स में कभी ना कभी ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। लेकिन सिंथेटिक मेथड, तो इस मेथड में क्या होता है, एनालिसिस और सिंथेसिस दोनों को ही हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री मानते हैं, ये दोनों जो है हमेशा साथ में आने चाहिए, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो एनालिटिक मेथड में क्या होता है, हम लोग कंक्लूजन से हाइपोथेसिस के ऊपर जाते हैं, यानी कि हम लोग अननोन से नोन की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है कि ए सी माइनस 2b स्क्वायर अपॉन बी इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 2bd अपॉन डी। तो आप क्या करेंगे, आप जो है आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे और आप इसकी तरफ आएंगे। आप इसको जो है धीरे 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 सॉल्व करते करते इसको यहाँ पर ये वाली सिचुएशन आप ले आएंगे, तो आपका जो है ये एनालिटिक मेथड हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। वेयरएज अगर हम सिंथेसिस मेथड की बात करें तो सिंथेसिस में आपको क्या करना होता है, आप जो नोन चीज़ है उससे आप अननोन को फाइंड करने की या अननोन को प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, सेम एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, पर इस मेथड में क्या होगा, आप a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी से ही स्टार्ट करेंगे और इसकी तरफ आप मूव करेंगे और इससे आपका जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो जाएगा। जनरली हम लोग प्रूव करने के लिए यही मेथड यूज़ करते हैं, पर जैसे हम लोगों को पता नहीं कि कैसे प्रूव करना है, तो हम पहले एनालिटिक मेथड के थ्रू हम पूरा प्रोसेस समझते हैं, उल्टा उल्टा रिवर्स हम चलते हैं, उसके बाद में फिर हम सिंथेसिस मेथड के थ्रू हम लोग स्टार्टिंग से लेकर उस रिजल्टेंट की तरफ आने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर आपको कायदे से पूरा जो फॉर्मूला है या पूरा प्रूफ आपको अंडरस्टैंड करना है, तो दोनों को आपको साथ में पढ़ना चाहिए। ठीक है,
तो जैसे कि हम लोगों की जो मैथ्स की बुक होती है वहाँ पर जनरली क्या होती है कि एनालिटिक प्रूफ्स को जो है वो डिसऑर्डरली तरह से हम लोग देखते हैं, और जो सिंथेटिक जो प्रूफ्स होते हैं उसको हम लोग ऑर्डरली मानते हैं, क्योंकि सिंथेटिक में क्या होता है, हम लोग जो है जो दिया होता है नोन, उससे हम लोग आते हैं अननोन वाले पर जो हमें प्रूव करना है, तो हमें वो ज़्यादा सही लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप एनालिटिकल अप्रोच को पहले करते हैं उसके बाद में सिंथेटिक अप्रोच को लगाते हैं तो आपको बेहतर तरह से चीज़ें समझ में आएंगी। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड की अगर हम बात करें तो जैसा कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि मैथमेटिक्स तो बहुत सारे बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, कुछ नहीं भी सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन जो सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेते हैं वो अपने मैथ्स के टेस्ट में अच्छे मार्क्स भी ले आते हैं, लेकिन जब रियल लाइफ सिचुएशन आती है तो उस समय पर वो रियल लाइफ सिचुएशन में मैथमेटिक्स को जो है इम्प्लाई नहीं कर पाते, अप्लाई नहीं कर पाते। तो फिर ऐसे में क्या होता है, जैसे कि एक कॉमन एग्जाम्पल है, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन बच्चा बहुत अच्छी तरह से कर रहा है, टेस्ट में अच्छे मार्क्स ला रहा है, लेकिन वही प्रॉफिट लॉस की सिचुएशन अगर उसकी रियल लाइफ में आ जाती है, वो कहीं मार्केट में जाता है, कुछ परचेज करता है, फिर उसको किसी और को देता है और उससे पूछा जाता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, या शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हो रहा है इस कमोडिटी पे, तो वो नहीं बता पाता, वो नहीं कैलकुलेट कर पाता है, तो ये ड्रॉबैक होता है। अब इस ड्रॉबैक से अगर हमें बचना है तो हमें क्या करना होगा, हमें अपनी टीचिंग में शामिल करना होगा प्रोजेक्ट मेथड्स को। प्रोजेक्ट मेथड्स में क्या होता है, इसमें एक तरह से कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, जैसे कि आपने बच्चों से बोला कि आपको एक रोल प्ले करना है, आपको एक कोऑपरेटिव बैंक चलानी है, वहाँ पर आप बैंक के मैनेजर हैं और जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं वो आपके पास आएंगे, पैसे सबमिट करेंगे आपसे और कुछ बैंक से पैसे लेंगे, कुछ लोन लेंगे, इस तरह से आपको एक रोल प्ले कराना है। तो ये एक प्रोजेक्ट मेथड हो गया। या इसके अलावा आप और भी कोई सा प्रोजेक्ट दे सकते हैं, जैसे कि आपने बच्चों से बोला कि तुम अपने घर की किसी भी रूम का पूरा जो मेजरमेंट है, लेंथ ब्रेथ है, वो नाप के लेके आओ। तो ये सब जो होते हैं वो प्रोजेक्ट मेथड्स होते हैं। इसमें आपको करना क्या होता है, कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हैं, जैसे कि कोई सिचुएशन आप पहले प्रोवाइड करवा दीजिए, फिर उसके बाद में उसमें बच्चों को चूज़ करना होगा और पर्पजिंग करनी होगी, उसके बाद में फिर प्रोजेक्ट की प्लानिंग होगी, फिर प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूटिंग होगी, फिर प्रोजेक्ट जज किया जाएगा, उसके बाद में रिकॉर्डिंग होगी प्रोजेक्ट की। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं, आप चाहें तो एक बार थॉरोली इन सब चीज़ों को आप पढ़ भी सकते हैं। आफ्टर दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम पोजिंग, हम लोग ये थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं इस पूरी सीरीज़ में प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है, बच्चे पहले नेचर देखते हैं प्रॉब्लम का कि क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद में उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद में उसको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है इसके सोल्यूशन पर हम कैसे पहुँच सकते हैं। कभी कभी कुछ नोन चीज़ें दी हुई होती हैं और जो अननोन चीज़ हमें निकालना है प्रॉब्लम में, तो उसके बीच में हम कनेक्शन बैठाते हैं और उसके फिर जो भी उसमें फॉर्मूला लग सकता है या सॉल्विंग मेथड लग सकता है तो उसको हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। और इस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन स्किल्स सब कुछ इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्लास सेकंड के लिए एक यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग का वे दिया गया है, जैसे 75 + 29 करना है, तो इसको आप एक मेथड से ही नहीं कर सकते, इसमें आपको कई सारे मेथड्स दिए हैं जिसके थ्रू आप ये जो आपका जो आउटपुट है आप निकाल सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जब बच्चे अपने माइंड को लगा के सोच के करते हैं तो ये डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। और वेयर एज अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग का उन्हें मौका ही नहीं दिया, पहले ही आपने उनको जो है सब कुछ किया कराया पकड़ा दिया मेथड, तो फिर उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल है वो डेवलप नहीं हो पाएगी, और जब प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चे नहीं सीख पाएंगे तो प्रॉब्लम पोजिंग पॉसिबल ही नहीं है। अब प्रॉब्लम पोजिंग क्या होता है वो हमें समझना चाहिए। तो प्रॉब्लम पोजिंग तब होता है जब बच्चे अपने आप से कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उनके माइंड में डिफरेंट थॉट्स आते हैं कि अगर इस पर्टिकुलर जगह पर कोई और नंबर होता, जैसे कि हम लोगों ने HCF एलसीएम वाला एग्जाम्पल देखा था कि HCF एलसीएम का उन्होंने एक फॉर्मूला जनरलाइज किया कि हमेशा जो है एलसीएम HCF से बड़ा होता है। ठीक है, फिर उनके माइंड में एक प्रॉब्लम आई, उन्होंने पोज किया क्वेश्चन अपने आप से कि अगर ये नंबर बहुत बड़ा होगा, 10,000 के अराउंड होगा, तो क्या ये सिमिलर पैटर्न उसमें फॉलो होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम पोजिंग है वो वर्क करती है। सर्चिंग फॉर अल्टरनेटिव सोल्यूशन रिक्वायर्स रिफ्लेक्टिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज़ ऑन द पार्ट ऑफ लर्नर्स। ये पॉइंट हम लोगों ने अर्लियर भी डिस्कस किया था। डाइवर्जेंट थिंकिंग मैंने आपको समझाया था कि जब बच्चे अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज़ ढूंढते हैं या लगाते हैं तो उससे उनकी जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है या क्रिएटिव थिंकिंग है वो जो है उनकी वहाँ पर जो है अच्छी होती है, वो उसमें जो सुधार होता है। Then after that, in order to solve a problem in mathematics, a learner needs to proceed along the following steps। ये कुछ steps दिए हुए हैं, जैसे कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, फिर प्रॉब्लम को डिफाइन करना, फिर उसके लिए रिलेवेंट जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना, फिर एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना, फिर उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, उसके बाद में फिजिकल मॉडल कंस्ट्रक्ट करना और फिर रिजल्ट को वेरीफाई करना। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं ना वो हम आगे इस पूरे मेथड को बहुत डिटेल्ड में पढ़ेंगे आगे आने वाली सीरीज़ में। प्रॉब्लम पोजिंग हमने समझ लिया कि क्या होता है प्रॉब्लम पोजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, आप इसके थ्रू समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रॉब्लम पोजिंग फॉर लर्निंग। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। तो प्रॉब्लम पोजिंग से क्या होगा, इट डेवलप्स द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, इट लीड्स द लर्नर इनटू अननोन टेरिटरी, इट रिक्वायर्स एंड प्रमोट्स रिफ्लेक्टिव थिंकिंग स्पेशली ड्यूरिंग पोजिंग द प्रॉब्लम। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर जो क्रिएटिवनेस है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, वो प्रवोक होती है।
इट सपोर्ट्स लर्नर्स इन आस्किंग द perennial क्वेश्चन दैट मैथमेटिक्स पोज, कि ये जो कोई भी बच्चे ने कुछ भी एक सोल्यूशन निकाला या एक प्रूफ निकाला, तो फिर उसके मन में ये क्वेश्चन आता है कि ये जो प्रूफ है क्या ये हमेशा हर एक सिचुएशन में ये सही रहेगा, या ये जो रिलेशनशिप हमने इस्टेब्लिश करी है, या क्या ये रिलेशनशिप हमेशा काम करेगी हर एक सिचुएशन में। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनके अंदर आते हैं। द अदर बेनिफिट इज दैट प्रॉब्लम पोजिंग इन्वॉल्व सर्चिंग फॉर पैटर्न्स, बिल्कुल सही है, पैटर्न्स बच्चे बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं। जैसे कि कुछ एक एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, 5 इंटू 4 को जैसे मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। 4 इंटू 4 प्लस 1 हम कर सकते हैं, 5 माइनस 1 इंटू 5 कर सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे जो पैटर्न्स होते हैं वो बच्चे डिस्कवर करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द लर्निंग सेंटर्ड अप्रोचेज ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स।